यहाँ मैंने एक सर्कुलर मोशन का एक डायग्राम बनाया है। देखो ये रेफरेंस लाइन था। किसी पॉइंट ए पर जब टाइम टी था, किसी टाइम टी पर पार्टिकल ए पर था जो एंगल बना रहा था थीटा। किसी टाइम टी पर पार्टिकल ए पर था और वो एंगल बना रहा था थीटा। जब टाइम हो गया टी प्लस डी टी, तो पार्टिकल मूव करके ए से बी पे पहुंच गया। वेरी वेरी स्मॉल टाइम डी टी में वो थोड़ा सा मूव कर गया और ए से बी तक पहुंच गया। ए बी का लेंथ है डीएल, ए टू बी का लेंथ क्या है डीएल। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, दो क्वांटिटी शो किए हैं। रेड कलर से हम एंगुलर क्वांटिटी शो किए हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, उसका डायरेक्शन, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली हम यहाँ ब्लैक जो है कलर से हम इसका लीनियर क्वांटिटी शो किए हैं। डीएल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt, ए ये वी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। तो देखो यहाँ एक नया चीज हो क्या होता है, समझो इस बात को कि तुम जब लिखते हो dl इक्वल टू वी डी टी, dl इक्वल टू क्या होता है वी डी टी। dl इक्वल टू क्या होता है, या इसको लिख सकते हो इस तरह से, dl इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। क्या लिखते हैं, dl इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। dl क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो हमेशा टेंजेंशियल होता है। ये क्या होता है, हमेशा टेंजेंशियल होता है, ऑलवेज। स्मॉल टाइम dt में जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो हमेशा टेंजेंशियल होता है। क्या होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में चलेगा। यहां से यहां ऐसे चलेगा, फिर यहां से यहां ऐसे चलेगा, फिर यहां से यहां ऐसे चलेगा। ये पॉलीगन जैसा दिख रहा है, बट ये एक्चुअली इतना छोटा है, ये लगभग क्या हो जाता है, पॉलीगन सर्कुलर बन जाता है। ए सर्किल इज ए पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन ऑफ नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट। तो ये इस तरह से बनता है। तो किसी स्मॉल टाइम dt में चूंकि इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है, याद रखना, वेलोसिटी वेक्टर किसी पॉइंट पे जब पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट के अलोंग होती है। सो वेलोसिटी वेक्टर जो होता है इज ऑलवेज टेंजेंशियल, याद रखना। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगा। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है। इसीलिए स्मॉल टाइम dt में ये लेंथ कितना चलेगा, dl। ये जो लेंथ चलेगा dl, और ये एंगल कितना बन रहा है, d थीटा। ये dl जो है एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, d थीटा। तो dl और d थीटा का रिलेशन होता है, dl इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स ऑफ d थीटा। तो ये r जो है ना, याद रखना, ये होता है r d थीटा। तुम यहाँ थोड़ा स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज क्या है, d थीटा का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, d थीटा का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन dl का डायरेक्शन इधर है। बट दोनों के मैग्नीट्यूड में रिलेशन होता है, ये हमेशा टेंजेंशियल। और ये क्या होता है, ये भी एक वेक्टर है। ये क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सर्किल। ये हम जो तुमको रिलेशन लिख रहे हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिलेशन है। dl आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, ये हमेशा टेंजेंशियल होता है, अब क्या करो तुम, इसको dt से डिवाइड कर दो दोनों साइड। ये हो जाएगा आर डी थीटा बाई डी टी। ये कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी और ये कहलाता है लीनियर वेलोसिटी। ये हो गया v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये हो गया ओमेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अगेन v हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। इसका एक ही डायरेक्शन होता है, क्या होता है, टेंजेंशियल। v इज ऑलवेज टेंजेंशियल। वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, टेंजेंट के अलोंग होगा। वेलोसिटी वेक्टर किसी पॉइंट पे हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगा। ओमेगा, अब सोचो r टाइम्स ऑफ ओमेगा, लेकिन ओमेगा क्या है, ओमेगा का यहाँ डायरेक्शन क्या है, ये है। हम ये नहीं लिख रहे हैं। अगर हम लिख दें v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर गलत है।
एक्चुअली क्या होता है वो हम बताएंगे, थोड़ा सा टाइम चाहिए, एक दो क्लास में, बहुत बड़ा साइंस है। V इक्वल टू ओमेगा आर इन मैग्नीट्यूड, V इक्वल टू ओमेगा आर। मेरा पहला पर्पस है तुमसे क्वेश्चन बनने लगे, पूरी HC वर्मा, पूरा इरोडो, पूरा पैकेज बन जाए, उसके बाद मैं तुम्हें असली मीनिंग बताऊंगा ये कहां से आता है और ये किस केस का स्पेशल केस है। V इक्वल टू ओमेगा, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, इसलिए हम ये नहीं लिखते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, ये नहीं लिखते हैं हम। हमेशा क्या लिखते हैं? वेलोसिटी मींस ओनली वन वेलोसिटी इज देयर एंड दैट इज टेंजेंशियल। वो हमेशा पाथ के टेंजेंट होता है, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल, ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टाइम्स ऑफ आर होता है। ठीक, सो वेलोसिटी जो है, देखो ये जो है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये होगा वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? पॉइंट ए पर अलोंग द टेंजेंट है। इसीलिए स्मॉल डिस्टेंस डीएल जो होगा, जो वो चलेगा डिस्प्लेसमेंट, वो भी क्या होगा? डीएल वेक्टर, वो भी अलोंग टेंजेंट होगा। ठीक है, ये होता है ऑलवेज टेंजेंशियल। सबसे बड़ी इसमें जो खासियत होती है वो एक्सीलरेशन में होती है। डीएल हमेशा टेंजेंशियल, याद रखना, डीएल हमेशा क्या होता है? टेंजेंशियल। अगर यहां डायरेक्शन दे दिए हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियल। डीएल हमेशा टेंजेंशियल होता है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, लेकिन सुनाई दे रहा है? यस सर। सबसे बड़ी इसमें खासियत एक्सीलरेशन में होती है। एक्सीलरेशन टेंजेंशियल नहीं भी हो सकता है। एक्सीलरेशन हमेशा दो कंपोनेंट में होता है। एक्सीलरेशन हैव टू कंपोनेंट्स। ठीक है, एक्सीलरेशन देखो, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल, वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल, velocity is always tangential, no need to say. Displacement dl vector v dt, dl क्या हो जाएगा बताओ? v dt टेंजेंशियल होगा, dl वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल। एक्सीलरेशन वेक्टर में जो है एक गड़बड़ होती है। क्या होती है? एक्सीलरेशन दो कंपोनेंट में होता है। एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। यहां देखो, एक एक्सीलरेशन का कंपोनेंट टेंजेंट के लॉन्ग होता है, वेलोसिटी के लॉन्ग होता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। दूसरा इसके डायरेक्शन को घुमाता है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। इन दोनों का वेक्टर सम ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो इसको। सब कुछ का डेरिवेशन हम जो है करेंगे, पहले सब्जेक्ट का फील लो। एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट है, एक है सेंटर के तरफ, एक है उस पॉइंट से सेंटर के तरफ जो इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, उसको बोलते हैं ए रेडियल, ए नॉर्मल या ए सेंट्रीपिटल। ए रेडियल, ए नॉर्मल या ए सेंट्रीपिटल। ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, ये सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। दूसरा होता है ए टेंजेंशियल, जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है कंपोनेंट। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को बदलता है। दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है नेट एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dt dl, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल होता है, बट एक्सीलरेशन वेक्टर कैसे होता है वो देखो। थर्ड हम खाली यहां लिख देते हैं, although velocity, displacement vector and velocity vector are always tangential, so no need to say tangential displacement, radial displacement। ये नहीं, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्या होगा? tangential displacement ही होगा। no need to say tangential velocity, no need to say, it's obvious it is tangential, but you have to say whether acceleration is tangential or radial। देखो कैसे, और इसके स्पेशल केस में कैसे पूरा यूनिवर्स का मोशन आता है। एक्सीलरेशन जो होता है वो दो कंपोनेंट्स में होता है। कैसा कंपोनेंट होता है? देखो,
एक्सीलरेशन जो होता है वो दो कंपोनेंट्स में होता है इस तरह से, और ये सिर्फ बाद में देखेंगे ये सिर्फ सर्कुलर मोशन पे लिमिटेड नहीं है, यूनिवर्स के सारे मोशन में यही होता है। दिस चैप्टर शुड चेंज द वे यू थिंक, द वे यू परसीव द थिंग्स। देखो जब ये यहां पर है किसी पॉइंट पर, मान लो ये पार्टिकल किसी पॉइंट पर है, यहां पर ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या करो, यहां पर इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे करके, किस डायरेक्शन में, जिधर वेलोसिटी है। तो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करो वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो ये आएगा, ये तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है, ये तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है, ये तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये प्लस, इसको प्लस एक्स मान लो, ये हो गया माइनस एक्स, ठीक। एक हो गया प्लस एक्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में टेंजेंशियल, एक हो गया माइनस एक्स। एक्सीलरेशन जिस पॉइंट पे होगा उसका एक कंपोनेंट तो इधर होगा ही होगा, किधर, इस पॉइंट पे ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, किधर, सेंटर की तरफ। एक कंपोनेंट ये तो होगा ही होगा, एक एक्सीलरेशन इस पॉइंट पे, उसका एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा। इसको बोलते हैं ए रेडियल, ए नॉर्मल या ए सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन हैव टू कंपोनेंट्स, अंडरस्टैंड इट। एक्सीलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स। पहला ए रेडियल, ए नॉर्मल, ए सेंट्रीपिटल। ये इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। कैसे होता है बताऊंगा। इसका मैग्नीट्यूड होता है स्पीड स्क्वायर बाय आर। स्पीड जो इस पॉइंट पर है, वेलोसिटी इस पॉइंट पर है, स्क्वायर बाय रेडियस आर। अगर इसके पाथ की रेडियस आर है, स्पीड स्क्वायर बाय आर, या v को, बिकॉज तुम लिख सकते हो क्या चीज, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। ओमेगा आर का होल स्क्वायर बाय आर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। इस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इट हैज नथिंग टू डू विथ एक्सीलरेशन। इसको, इससे कोई मतलब नहीं है कि पार्टिकल किस रेट से अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। इसको सिर्फ इससे मतलब है उस समय इसकी स्पीड कितनी है। इट डिपेंड्स ऑन, याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड रेडियस ओनली। ये v पे डिपेंड करता है और r पे डिपेंड करता है। किस पे, उस समय इसकी स्पीड कितनी है और उस समय इसकी रेडियस कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। इसको इससे नहीं मतलब है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सीलरेशन और अल्फा ए या अल्फा पे डिपेंड नहीं करता है। बताता हूं कैसे होता है। पहली बात, एक एक्सीलरेशन ये हमेशा कॉनकेव साइड होगा। कॉनकेव साइड मींस ये तो सर्कुलर मोशन दिख रहा है, जब पैराबोला, इलिप्स कुछ भी होगा उसमें जो कॉनकेव साइड होगा, जिधर की तरफ वो घूम रहा है, कॉनकेव साइड में ये होता है, कॉन्वेक्स में नहीं होता है। इट इज ऑलवेज ऑन कॉनकेव साइड। क्या होता है ये, ऑलवेज ऑन कॉनकेव साइड, ऑलवेज ऑन कॉनकेव साइड। इसका मतलब अगर ये v की जगह 2v होता, सब कुछ सेम होता, सेम पाथ, रेडियस सेम, v की जगह 2v होता, और यहाँ v की जगह क्या डाल दें, 2v, रेडियस सेम, तो 4r। तो रेडियल जो है, अगर v को कर दे 2v
और रेडियस को सेम रखें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। उसी तरह से अगर हम v को सेम रखें, रेडियस हाफ कर दें, v को सेम रखें, रेडियस हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इज 2 टाइम्स। ये स्पीड डिपेंडेंट होता है। दूसरा क्वांटिटी होता है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं हम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए टेंजेंशियल। देखो, एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो सकता है और उसके पीछे भी हो सकता है। समझो, अगर अब दूसरा जो है एक्सेलरेशन, एक तो समझ गए क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। ये क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर, कॉन्केव साइड में होगा हमेशा। अब बचा दूसरा कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट या तो इधर हो सकता है, दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेशन का इधर हो सकता है, ए टेंजेंशियल। अगर दूसरा कंपोनेंट इधर है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, ये स्पीड को बढ़ा रहा है, दिस इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और अगर दूसरा कंपोनेंट पीछे होता, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन के उल्टा होता, टेंजेंशियली वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लस एक्स में है तो ये क्या होता, माइनस एक्स में होता, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड होता। दूसरा अगर यहां पर है, समझो दूसरा एक्सेलरेशन यहां पर ए टेंजेंशियल, इसको क्या बोलते हैं? ए टेंजेंशियल। इसको बोलते हैं ए टेंजेंशियल या ए पैरेलल। दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी के चेंज का मतलब दो में से कोई एक चेंज होना है या दोनों। आइदर स्पीड चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड, तो भी वेलोसिटी चेंज, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज, या तो दोनों चेंज हो। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा, ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट मींस दिस इज इक्वल टू डी मॉड ऑफ v बाई डी टी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। इसको बोलते हैं ए टेंजेंशियल। इसकी वैल्यू होती है अल्फा इंटू आर। यानी कि जब तुमने पढ़ा था v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो यहां टेंजेंशियल था ही, हमको यहां लेना नहीं था। ये हमेशा टेंजेंशियल ही होता है। जब हमने लिखा था dl इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर, तो यहां पे टेंजेंशियल नहीं लिखते थे। क्यों नहीं लिखते थे? ये हमेशा टेंजेंशियल ही होता है। बट जब हम लिखेंगे a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, तो हमको जानना पड़ेगा ये a टेंजेंशियल है, ये टोटल एक्सीलरेशन नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन अल्फा एंड नॉट ओमेगा और v। समझो, ये डिपेंड करता था इंस्टेंटेनियस स्पीड पे या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पे। ये डिपेंड करता था इंस्टेंटेनियस स्पीड पे या इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड पे। ये डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पे। दिस इज द एक्चुअल एक्सीलरेशन। This is actual acceleration that we have seen in translational motion. This is actual acceleration seen in translational motion. यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन के केस में हमारा जो इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन, जब हम वहां लिखते थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या लिखते थे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां v, u और a सब कुछ क्या था? टेंजेंशियल था। यानी ये जो एक्सीलरेशन था, ये नेट एक्सीलरेशन नहीं था। ये कौन सा था एक्सीलरेशन? दिस इज ए टेंजेंशियल। या इस पूरे इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें जो तुम्हारा a था वो नेट एक्सीलरेशन नहीं था। दिस वाज नॉट नेट एक्सीलरेशन, दिस वाज नॉट नेट एक्सीलरेशन, दिस इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये इक्वेशन अभी भी वैलिड है सर्कुलर पाथ में।
ये अभी भी वैलिड है सर्कुलर पाथ में, लेकिन तुमको ये v क्या लोगे, वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, u क्या लोगे, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या लोगे, a टेंजेंशियल, a नेट नहीं लोगे। जबकि a नेट यहां है, देखो इन दोनों का वेक्टर सम कहलाएगा a नेट। a नेट ये होगा। एक्चुअली नेट एक्सीलरेशन इस तरह से है, एक्चुअली नेट एक्सीलरेशन इस तरह से है, समझ रहे हो। इस नेट एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट टेंजेंट के डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और एक कंपोनेंट रेडियली इनवर्ड, उसको क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन। इसका एक कंपोनेंट इसके स्पीड को बढ़ा रहा है, और ये हो गया दोनों के बीच का क्या, एंगल। दिस एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द नेट एक्सीलरेशन। तो ये बताओ नेट एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए रेडियल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। और tan थीटा जो है हो जाएगा, बताओ tan थीटा, अगर नेट एक्सीलरेशन वेक्टर टेंजेंट के साथ एंगल बनाता है थीटा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस ए रेडियल बाय ए टेंजेंशियल। ठीक है, अब समझो इस बात को। ये किस पे डिपेंड करता है, ये इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। और ये किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो एक्सीलरेशन होता है, जो एक्चुअल एक्सीलरेशन होता है। तो अब सोचो, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अगर ये जीरो है तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट जाता जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसके स्पेशल केसेस ले रहा हूं। तो एक्सीलरेशन एक ऐसा चीज है जो कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो है, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। अल्फा कितना हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा जीरो। स्पीड कांस्टेंट है, ये जीरो, अल्फा जीरो, लेकिन ये तब भी रहेगा। अगर ये जीरो है, देखो स्पेशल केस क्या क्या होते हैं। And this would help you to understand solving numerical in this chapter is not difficult task. इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन चलते हैं, एक ही घिसा पिटा, एक ही लाइन पे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बट समझो क्या हो रहा है, देखो हमने क्या बोला, एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ए टेंजेंशियल, ये होता है डी मॉड वी बाई डी टी, इसको हम अल्फा इंटू आर भी बोलते हैं। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। दूसरा होता है ए रेडियल या ए नॉर्मल या ए सेंट्रीपिटल, ये होता है वी स्क्वायर बाय आर, instantaneous speed square by r, and that is also equal to omega square r, and we call it rate of change of direction, rate of change of direction। मान लो ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये जीरो ये भी जीरो, यानी एक्सीलरेशन का ना तो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, यानी कि ये अगर वेलोसिटी है, ना तो एक्सीलरेशन टेंजेंट के डायरेक्शन में है और ना ही एक्सीलरेशन उसके परपेंडिकुलर है, यानी एक्सीलरेशन है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, neither speed is changing nor direction is changing, so motion is on a straight line motion with uniform velocity। ठीक है, ये मान लेते हैं जीरो है और ये नॉन जीरो है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ए टेंजेंशियल है, बट ए रेडियल क्या है, जीरो है।
यानी कि अगर ये वेलोसिटी है, समझो अगर ये वेलोसिटी है तो जो एक्सीलरेशन है उसकी कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, सारी की सारी कंपोनेंट क्या है, इसके पैरेलल है। क्या कहोगे इसको? ये जो ए है ये ए टेंजेंशियल ही है, ए इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल, ए रेडियल नहीं है। तो क्या कहेंगे इसको? स्पीड बदलेगी, स्पीड बदलेगी, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। डायरेक्शन बदलने के लिए इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए। ये कंपोनेंट इसके डायरेक्शन को नहीं बदल सकती, ये इसके स्पीड को बदल सकता है। अगर ये इस डायरेक्शन में जो मैंने शो किया है ये एक्सीलरेटेड मोशन ऑन द स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? एक्सीलरेटेड मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तीसरा केस लो, ये जीरो है, ये नॉन जीरो है। पूरी की पूरी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का कोई भी कंपोनेंट, एक्सीलरेशन का कोई भी कंपोनेंट टेंजेंट के डायरेक्शन में नहीं है। एक्सीलरेशन का पूरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर है, जो वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सीलरेशन वेक्टर उसके क्या है? परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी वेक्टर इधर, एक्सीलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, एक्सीलरेशन इधर, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या होना चाहिए? देखो, जब वेलोसिटी ऐसे है तो एक्सीलरेशन ऐसे है, जब वेलोसिटी ऐसे है तो एक्सीलरेशन ऐसे है, और जब वेलोसिटी ऐसे है तो एक्सीलरेशन ऐसे है। हमेशा परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो? ये कंपोनेंट है ही नहीं, दे नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, ऑल द एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर। तो इस केस में क्या होगा? इट इज ए सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ने फोर्थ, नॉट जीरो, नॉट जीरो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, मान लो एक ट्रैक है, मान लो एक ट्रैक है। याद रखना ये डिपेंड करता है स्पीड पे। किस पे? स्पीड पे। याद रहेगा, इसका फॉर्मूला याद रहेगा, v²/r होता है। यहां कहीं भी मैंने एक्सीलरेशन नहीं लिया है, v²/r, ये होता है ω²r। देखो इसका मीनिंग क्या है। एक सर्कुलर ट्रैक है, एक रोड है जहां एक सर्कुलर गोलंबर बना हुआ है, एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, और उस पे एक व्हीकल या एक कार या एक बाइक चलना शुरू करता है और अपने एक्सीलरेटर को दबा के और तब चलना शुरू करता है। उसका मोशन जब होगा उसमें वेक्टर कैसे बदलेगा ये देखो। ये हम क्या ले रहे हैं? दिस वी आर टेकिंग टॉप व्यू। ये है बाइक, एक्सीलरेटेड बाइक, एक्सीलरेटेड बाइक मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। देखते हैं, ये जब यहां से स्टार्ट हुआ, समझो जब ये बाइकर यहां पे स्टार्ट हुआ, इसकी इनिशियल स्पीड थी 0, इसकी इनिशियल स्पीड थी 0। इसने हमने एक्सीलरेटर ऑन किया और इसकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कितनी है? अल्फा। ए इसकी कांस्टेंट, इसकी a0 जो है वो कांस्टेंट है। उसका जो एक्सीलरेशन जो उसको मिल रहा है बाइक के कारण या स्टीयरिंग या इसके कारण, वो कांस्टेंट है। जैसे वो ट्रक पे अगर वो स्ट्रेट लाइन पे चलता तो क्या करता? कोई कार है जब स्ट्रेट लाइन पे चलता है क्या होता है? वो दबाता है एक्सीलरेटर और अपनी स्पीड को बढ़ाता है। वही ये काम कर रहा है, सिर्फ सर्कुलर ट्रैक पे कर रहा है। तो जब यहां पर है तो इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड
ये थी जो हम लीनियर केस में लिया करते थे, ये तो वही क्वांटिटी है जो हम पहले लिया करते थे, dv/dt। ये वही क्वांटिटी है dv/dt, जो स्ट्रेट लाइन पे भी अगर यही बाइकर अगर स्ट्रेट लाइन पे चलता, ये खुद को एक्सिलरेट करता, किस एक्सिलरेशन से, a0 से। वही चीज अब ये सिर्फ क्या हुआ, इसका पाथ जो बेंड हो गया बस, बाकी उसका मैकेनिज्म वही है। अभी इसकी स्पीड कितनी है, 0, तो v²/r कितनी होगी, 0। अभी इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो अभी इसका जो ये है ना एक्सिलरेशन ए टेंजेंशियल, ये तो a0 है, बट ये रेडियल कंपोनेंट अभी है ही नहीं। क्यों रहेगा, क्योंकि उसके लिए स्पीड चाहिए, अभी तक स्पीड इसने गेन नहीं किया है। अब ये पहुंचा यहां पर, अब ये पहुंचा यहां पर, जब ये यहां पहुंचा तो इसने कुछ स्पीड गेन कर लिया था। जब ये यहां पहुंचा तो यहां पर इसने कुछ स्पीड गेन कर लिया था, इसने यहां पहुंचते पहुंचते जो है कुछ स्पीड v गेन कर लिया था, क्योंकि एक्सिलरेशन है। और हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस at। हम जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस at। इस फॉर्मूले को लगा सकते हो इस कर्व्ड पाथ को स्ट्रेट लाइन मान के, यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक का, कि वही चीज हो रहा है, खाली कर्व घूम गया है। v इक्वल टू u प्लस at मीन्स v इक्वल टू 0 प्लस a0t। तो यहां भी इसकी स्पीड कितनी है, t टाइम बाद a0t, ये इसकी स्पीड है। अब सोचो, ये जो एक्सिलरेशन, इसको स्पीड से कोई मतलब नहीं है, इसका एक्सिलरेशन ये जो है अभी भी वही है, कितना है, अभी भी ये एक्सिलरेशन वही है, कितना है, a0। टेंजेंशियल एक्सिलरेशन अभी भी a0 है, लेकिन चूंकि यहां इसकी स्पीड v हो चुकी है, इसने एक एडिशनल एक्सिलरेशन गेन कर लिया है, v²/r। ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, v²/r पे। तो इसका एक रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन भी इसके पास है, यानी नेट वेक्टर ऐसे हो जाएगा। पहले यही नेट वेक्टर था, क्यों था, रेडियल 0 था। रेडियल क्यों 0 था, क्योंकि रेडियल किस पे डिपेंड करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पे डिपेंड करता है। और ये जो है अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ 0 था, यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड v है, तो ये हो जाएगा v²/r। फिर ये थोड़ा सा और घूमेगा, यहाँ पहुंचेगा, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, हो सकता है इसकी स्पीड हो जाएगी v डैश, वेयर v डैश इज ग्रेटर देन v से भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास करता जाएगा इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम पास करता जाएगा इसका स्पीड बढ़ता जाएगा। ऑल्दो इसका एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए अब जब ये यहाँ पे आएगा तो अब इसके पास ये एक्सेलरेशन अभी भी वही रहेगा, समझो, ये एक्सेलरेशन इसका अभी भी वही रहेगा, a0 एंड दैट इज इक्वल टू at। ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन v इसकी इतनी ज्यादा है कि अब ये कंपोनेंट जो था v'²/r, अब ये जो कंपोनेंट था v'²/r, ये यहां इतना बड़ा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, v'²/r, क्योंकि ये कंपोनेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड पे डिपेंड करता है। अब जब निकालोगे नेट वैल्यू तो कितना आएगा, अब जब निकालोगे नेट एक्सेलरेशन आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, समझो, ये होगा नेट एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा दो चीजें होंगी, ये जो ए नेट होगा किसी मोमेंट पे, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा √ऑफ ए टेंजेंशियल स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट है, प्लस ए रेडियल स्क्वायर, यानी v'² बाय r का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, बिकॉज ये एक कांस्टेंट है और ये समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो देखो यहां नेट एक्सेलरेशन ये थी, अब नेट एक्सेलरेशन इसके ऊपर एक और वेक्टर आ गया, ये हो गया, अब इसके ऊपर और बड़ा वेक्टर आ गया, तो दो चीजें होंगी, समझो। पहली बात, नेट एक्सेलरेशन ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए समय के साथ नेट एक्सेलरेशन जो है बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, ये जो नेट एक्सेलरेशन है, पहले ये क्या था, अलोंग द टेंजेंट था, फिर क्या हुआ, टेंजेंट से थोड़ा दूर गया, क्यों गया, ये वेक्टर कांस्टेंट है
और यहां एक वेक्टर बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा ही, साथ में ये धीरे धीरे क्या होगा, टेंजेंट से दूर भागेगा, रेडियस की तरफ घूमेगा। यानी ये जो एंगल तुम्हारा थीटा बन रहा है किसके साथ, टेंजेंट के साथ, तुम्हारा ये tan थीटा जो होगा, ये थीटा जो है ना समय के साथ इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा इंक्रीज, क्योंकि ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये एक साइड कांस्टेंट है और ये एक साइड पहले इतना बड़ा था, तो एक स्क्वायर बनाओगे, एक रेक्टेंगल बनाओगे, पैरेललोग्राम, ये बनेगा वेक्टर। अब ये और बड़ा होगा, अब ये बनेगा, अब और बड़ा होगा, अब ये बनेगा। तो एक तो मैग्नीट्यूड इसका जो है बढ़ेगा, एक तो मैग्नीट्यूड ए नेट का बढ़ेगा, दूसरा ए नेट जो है वो टेंजेंट से दूर भागेगा और रेडियस की तरफ बेंड करेगा। ये एंगल थीटा जो है इंक्रीज करेगा, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल ए रेडियल बाय ए टेंजेंशियल, ए रेडियल बाय ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल तो कांस्टेंट है ए नॉट, बट ए रेडियल जो है वो क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, और ये समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए थीटा बढ़ेगा, इसीलिए थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। ये कंपोनेंट जो है स्पीड चेंज कर रहा है, और ये कंपोनेंट जो क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ये होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो, इस तरह से बेंड करेगा। दूसरी बात इसको हम फिर देखेंगे उसमें। दूसरी बात क्या चीज, सर ये स्पाइरल में नहीं जाएगा इस वजह से? स्पाइरल क्यों जाएगा, स्पाइरल में जाने के लिए थर्ड डायरेक्शन चाहिए। अगर वो एक्स वाई में घूम रहा है और उसको जेड में खींचोगे तब स्पाइरल में जाता है, उस पर भी आएंगे हम, जो हेलिकल पाथ का हम तुमको बताएंगे। ये स्पाइरल ये अंदर का बता रहे हो? हाँ सर, रेडियस नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हम फैन को स्विच ऑन करते हैं और फैन घूमती है, इसको हम घुमा देते हैं तो क्या ये मतलब स्पाइरल पे जाएगा? क्यों जाएगा स्पाइरल पे? किसी का एक्सीलरेट करना थोड़ा स्पाइरल जाएगा। फैन को ऑन कर देंगे, स्विच ऑन, अगर फैन को स्विच ऑन कर देंगे वो एक्सीलरेट करना शुरू करेगा, तो क्या फैन का कोई ब्लेड जो है स्पाइरल पे जाएगा? क्यों जाएगा स्पाइरल? नहीं जाएगा। देखो हम फिर से इसको बता रहे हैं, अभी हम बहुत बार रिपीट करेंगे क्योंकि हम पहले बताए हैं। और ये सिर्फ सर्कुलर में नहीं होता, इस बात को याद रखना, ये सिर्फ सर्कुलर में नहीं होता है, इसको याद रखना। हम आएंगे उस पर भी जब हम बताएंगे रेडियस और कर्वेचर कैसे डिफाइन होता है फिजिक्स में, मैथ में भी बताएंगे और फिजिक्स में भी बताएंगे। ये मान लो तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल है, तुमने इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया, तो बस ये एक प्रोजेक्टाइल तुमने उसको थ्रो कर दिया, ठीक है। यहां इसकी स्पीड थी u, एंगल है थीटा, ये दिया हुआ, u पे फेंका, थीटा पे था। जब ये यहां पहुंचा, तुम जानते हो ये पैराबोलिक पाथ होता है, तुम जानते हो ये पैराबोलिक पाथ है। हम प्रूव कर देंगे पैराबोला इज द स्पेशल केस ऑफ सर्किल। एवरीथिंग इज सर्किल, इवन स्ट्रेट लाइन इज सर्किल। एवरी मोशन इन दिस यूनिवर्स इज स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर मोशन। पार्टिकल यहां पर है और यहां पर, तीन जगह पे है पार्टिकल। जब पार्टिकल यहां पर है तो यहां पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, हम क्या बताएं, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है। इसको प्रूव करेंगे क्लास में, हम सब कुछ प्रूव करेंगे। जब ये पार्टिकल यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा टेंजेंट है। इस पॉइंट पे ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर है, इस पॉइंट पे ये इसकी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। कुछ भी वेलोसिटी है, वेक्टर मैग्नीट्यूड कुछ है, बट डायरेक्शन यही होगा। इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास एक ही एक्सेलरेशन है, कौन सी, जी। मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, 5। मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है 5, ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर है। यहां पे इस पार्टिकल के पास एक ही एक्सीलरेशन है, नेट एक्सीलरेशन पार्टिकल की कितनी है, जी है। नेट एक्सीलरेशन पार्टिकल की कितनी है, जी है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये भी तुम जानते हो।
बताओ क्या ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है? नहीं। क्या ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? नहीं, ये कहीं बीच में है। तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी के डायरेक्शन में और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकालते हैं। हम क्या करते हैं? इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकालते हैं। कहां? एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बताओ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस प्लस दिस इज 90, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये क्या है? नॉर्मल है। ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? देखो ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, ये जो है टेंजेंट है और ये क्या है? नॉर्मल है। ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन और ये क्या है? नॉर्मल डायरेक्शन। तो इस एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा। देखो, एक कंपोनेंट होगा इधर परपेंडिकुलर और कॉनकेव साइड, एक होगा परपेंडिकुलर और कॉनकेव साइड होगा, और एक होगा अलोंग द टेंजेंट, और वो टेंजेंट का डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। देखो ये इसका v वेक्टर है अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करना जानते हो, स्केल डालो और जिधर जा रहे हो उधर एक लाइन खींच दो जो एक जगह टच करता निकल जाए, इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो यहां पर क्या होगा? ये होगा, इस एक्सेलरेशन को देखो, ये इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में है और एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है कॉनकेव डायरेक्शन में। तो तुम पाओगे ये कंपोनेंट कितना होगा? ये कंपोनेंट होगा g cos phi। ये कंपोनेंट कितना है? g cos phi। ये क्या होता है? a रेडियल। क्या होता है? a रेडियल। ये क्या बताएगा? व्हाट इज g cos phi? g cos phi is the rate of change of direction at this point. This g cos phi is rate of change of direction। समझ लो, rate of change of direction। और ये जो कंपोनेंट था, कौन सा कंपोनेंट? जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, ये क्या होगा? ये कितना आ रहा है बताओ? g sin phi होगा ना, ये होगा g sin phi and that would be equal to rate of change of speed। ये बताओ वेलोसिटी के डायरेक्शन में है या वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन में है? वेलोसिटी डायरेक्शन में है, इसीलिए ये होता है a टेंजेंशियल। ये हो जाएगा d mod of v by dt। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तुम देखो, बिकॉज ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रही है, यहां स्पीड बढ़ रही है कि नहीं? जब यहां से यहां जाएगा स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। यहां देखो, यहां पर वेलोसिटी क्या होता है? टेंजेंशियल मींस हॉरिजॉन्टल। यहां वेलोसिटी होता है टेंजेंशियल, दैट मींस हॉरिजॉन्टल। तुम जानते हो उसका वैल्यू u cos थीटा होता है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, अभी मतलब नहीं। जब हम यहां पर निकालेंगे रेडियस और कर्वेचर कितना होता होगा तब बताएंगे। यहां देखो, ये है वेलोसिटी v टेंजेंशियल। यहां भी एक्सेलरेशन एक ही है, कौन सा? g। यही एक्सेलरेशन, और तो कोई नहीं एक्सेलरेशन। अब बताओ, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? इस पॉइंट पे इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना है? 0। बिकॉज इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y का x में कंपोनेंट 0 होता है, इसका मतलब है इसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं। तो इस पॉइंट पे समझ लो a टेंजेंशियल होगा 0, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितना होगा? 0। ये पूरा का पूरा g परपेंडिकुलर है। बताओ, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी? व्हाट इज a नॉर्मल या a रेडियल? g कंप्लीट g, पूरा का पूरा g क्या है? इसके सब यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा?
रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। अब तुम सोचो क्यों ऐसा होता है कि पैराबोला में ये वर्टेक्स है, ये कौन सा है पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्यों वर्टेक्स पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे छोटा होता है, सबसे ज्यादा शार्प टर्निंग। अगर तुम एक पैराबोला बनाओगे, पैराबोला देखने में इस तरह से होता है, सबसे ज्यादा शार्प टर्निंग यहां पर होता है। यहां देखो तब भी फ्लैट है, यहां तब भी फ्लैट है, यहां तो बहुत ही शार्प टर्न हो रहा है, बहुत जल्दी टर्न हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन यहां मैक्सिमम होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा कॉर्नर्ड होता है। यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे छोटा होता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन यहां g है, और यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या था, g cos फाई। यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या है, g। यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या है, g cos फाई। यहां g का एक कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज कर रहा था, यहां पूरा का पूरा g इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए सबसे तेज घूमता है। यहां देखो क्या होगा, इस पॉइंट पे आओ, टेंजेंट ड्रॉ करो, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये टेंजेंट ड्रॉ करो, ये है टेंजेंट, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये है एक्सेलरेशन। अब बताओ इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में निकालोगे तो क्या आएगा, पीछे की तरफ आएगा। इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकालोगे तो उस साइड नहीं आएगा, प्लस वी कैप में नहीं आएगा, प्लस वी कैप में नहीं आएगा, माइनस वी कैप में आएगा। ये जो कंपोनेंट निकलेगा इसका, वो पीछे की तरफ आ रहा है, क्योंकि एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड जी वेक्टर क्या है, ऑब्ट्यूस है, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेगा। ये कंपोनेंट क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, स्पीड को घटा रहा है। इसीलिए यहां से यहां तक स्पीड घटता है और यहां के बाद स्पीड बढ़ता है। इसीलिए यहां से यहां स्पीड घटता है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो जी वेक्टर है उसके बीच में एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस होता है। यानी इस जी का कंपोनेंट वेलोसिटी के पीछे होता है। इस जी का जो है कंपोनेंट वेलोसिटी के ये है वेलोसिटी वेक्टर और ये है जी वेक्टर, दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूस है। इसीलिए इसका एक कंपोनेंट इधर होता है जो डायरेक्शन चेंज करता है, एक कंपोनेंट इधर होता है जो स्पीड घटाता है। लेकिन जब वो ऊपर पहुंच जाता है, सबसे ऊपर क्या होता है 90, उसके बाद क्या होता है, ऐसे होता है, वेलोसिटी ऐसे, एक्सीलरेशन ऐसे। इसका एक कंपोनेंट स्पीड को बढ़ाता है और एक डायरेक्शन को घुमाता है। सब पे आएंगे धीरे धीरे। मेरे क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन तुम एक क्लास में खत्म कर देंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है वो तुम एक क्लास में बताएंगे, सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, अब समझो इस बात को। लेकिन रोटेशन में क्या करेंगे, हाउ टू मैनेज रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स जब जाएंगे तो हमको सबका काम पड़ेगा, सबका वर्क पावर एनर्जी में हर स्टेप पे इसका काम पड़ेगा, हर स्टेप पे समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, फिर से हम ले रहे हैं, देखो देखो ये एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है, दिस इज ए सर्कुलर मोशन। तो हमने पहले उसमें किया था, अभी हम पहला चीज जो ले रहे हैं वो काइनेमेटिक्स ले रहे हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब है हम सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और इन सब में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लाइक दैट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि अगर ये कभी यहां से यहां पहुंच जाए, अगर ये कभी ए से लेकर के बी तक पहुंच जाए और ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो टेंजेंट के डायरेक्शन में डीएल, ये एंगल है डी थीटा, हम जानते हैं ये है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी होता है। ठीक है, ओमेगा होता है डी थीटा बाय डी टी। इस तरह से ये होता है अल्फा।
अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम अगर इसको अपने पुराने लीनियर मोशन से रिलेट करने की कोशिश करें, हम और इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे, द फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है डी ओमेगा बाय डी टी। तो अगर तुमको ओमेगा मैं दे दूं टी स्क्वायर, तो डी ऑफ टी स्क्वायर बाय डी टी 2t, ओमेगा इज कॉस टी तो माइनस साइन टी, ओमेगा इज, तो ये हम डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले का एक लिस्ट बताए थे, अगर कभी क्वेश्चंस आ जाए तो। देयरफॉर इफ ओमेगा इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, सिंपली डिफरेंशिएट, ठीक है। एग्जांपल, ओमेगा इज इक्वल टू साइन टी, तो अल्फा कितना हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कितना हो जाएगा कॉस टी। एग्जाम्पल, ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। अब पूछेंगे बताओ टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अल्फा कितना है, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, जो वैल्यू पूछा उसको डाल दो, निकाल दो। ग्राफिकली इसका मतलब है स्लोप, ग्राफिकली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ ओमेगा टी ग्राफ। एग्रीड? ग्राफिकली इसका मतलब है स्लोप ऑफ ओमेगा टी ग्राफ। एग्रीड? इसका मतलब क्या हुआ, तुमको कभी कोई क्वेश्चन हम इस तरह से दे दें किसी भी टाइप का, ओमेगा और टी का ग्राफ दे दें, ओमेगा और टी का ग्राफ दे दें, ठीक है, और पूछें ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, कुछ इस टाइप से कोई भी ग्राफ दे दें, हम इस तरह से दे दें, जैसे मान लो ऐसे गया ऐसे गया, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तुमको निकालना है अल्फा कितना होगा। तुम जानते हो ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, डी ओमेगा बाय डी टी का ग्राफिकल मीनिंग होता है, डी ओमेगा बाय डी टी का, कि ओमेगा और टी का ग्राफ जो है उसमें किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उसमें किसी भी पॉइंट पे क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, ये देखो, ये लो इसको इस तरह से टच कराओ, कोशिश करो कि एक जगह पे ही सिर्फ टच करे, ये हो गया टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। अब ये जो है टेंजेंट अगर एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में थीटा, तो इस पॉइंट पे dy बाय dx का मतलब होता है tan थीटा। तो तुमको पता चल रहा है tan थीटा क्या है, थीटा एक्यूट है, 90 से कम है, tan थीटा पॉजिटिव है। यहां अल्फा क्या होगा, इस पॉइंट पर ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव अल्फा होगा, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यहां कितना होगा बताओ, 0 होगा, यहां 0 होगा, ये पैरेलल है। यहां क्या होगा बताओ, यहां ड्रॉप करो, ये एंगल कितना होगा, थीटा, ऑब्ट्यूस है, यानी अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अल्फा क्या होगा, तुम यहां जब जब तुम यहां से यहां बढ़ोगे, टाइम को बढ़ाओगे यहां से लेके यहां तक, तो तुम क्या देख रहे हो, ओमेगा घट रहा है, अल्फा क्या होगा यहाँ पे, tan अल्फा क्या आएगा, tan थीटा कितना होगा, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तुम निकाल सकते हो, यानी तुम ग्राफिकली बना सकते हो और मैथमेटिकली बना सकते हो, दोनों क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो तुम इसको ये भी कर सकते हो। दूसरा, तो ये तो तुम्हारा हो गया इसका मीनिंग, ये तुम कर सकते हो, इसका मतलब होता है, अब समझो, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डी टी, जो कि स्लोप ऑफ ओमेगा टी ग्राफ होता है, जो कि इक्वल होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट टू द ग्राफ विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी ओमेगा हो जाएगा अल्फा डी टी, स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम डी टी इज एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू डी टी। तुम इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां, टाइम 0 से लेकर टाइम t तक। जब टाइम था 0 तो मान लो ये कितना था, ओमेगा नॉट। जब टाइम था 0, जिस तरह वहां क्या करते थे, v इक्वल टू यू प्लस at, u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा देखो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अल्फा डी टी फ्रॉम 0 टू टी। इसका मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर अल्फा टी ग्राफ फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी। अगर अल्फा और टी का ग्राफ दे दें तो उसके अंदर जो एरिया होगा यहां से यहां तक का, वो क्या बताता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह वहां क्या होता था v माइनस यू चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इज ए डी टी, एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ जो है बताता था चेंज इन दिस। अब समझो यहां दो केसेस पॉसिबल है। एक केस पॉसिबल है जहां अल्फा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब है ना तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ना तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ना तो ओमेगा पे डिपेंड, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर या पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कोई भी कांस्टेंट नंबर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये कांस्टेंट है तो तुम जानते हो जब कांस्टेंट कोई चीज होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल आता है। कांस्टेंट का जब यहाँ कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेट क्या होगा dt, और इंटीग्रल dt क्या होगा बताओ, दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटीग्रल ऑफ dt 0 टू t। क्यों ये बाहर निकला, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा t माइनस 0 इज t, दैट इज अल्फा t। यहां से आएगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये वैलिड है कब, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर अल्फा दिया हुआ है टी स्क्वायर, अल्फा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रल हम बताए हुए हैं x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, टी स्क्वायर डी टी कितना हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। हम यहां दे दें अल्फा इज कॉस टी, टाइम के साथ वेरी हो रहा है, cos t dt का इंटीग्रल sin t। हम दे दें अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल tan t। हम यहां दे दें अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई टी, 1 बाई टी यहां क्या लग अल्फा को यहां 1 बाई टी 1 बाई टी डी टी एल एन टी होगा ना, कुछ वैसा। अगर फंक्शन है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लेकिन इस रास्ते से निकाल लेंगे। और अगर एरिया निकालना आसान है हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन इज सेम एज एरिया अंडर ग्राफ। जैसे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछ दूं, ये अल्फा है, ये टी है, ये अल्फा है और ये टी है, ये ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है और ये 6 है। What is the angle? What is the change in angular velocity from 0 to 8? और तुमसे पूछा गया है find the change in angular velocity, तो याद रखना अल्फा डी टी, ये जो एरिया होगा ये क्या बताएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि डायमेंशनली याद रखना, डायमेंशनली लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, अल्फा इंटू टी डायमेंशनली क्या है v, अल्फा इंटू टी डायमेंशनली क्या है ओमेगा, और स्लोप मतलब होता है डिवीजन। स्लोप मतलब होता है स्लोप या डिफरेंशिएशन मतलब होता है डिवीजन, दिस बाय दिस। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, या ए का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहां बताओ हाफ इंटू एरिया क्या बताएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। एरिया क्या है इसका बताओ, हाफ इंटू बेस, नहीं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ट्रेपेजियम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 8 प्लस 2, हाफ इंटू 8 प्लस 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6। हाँ सर, तो ये जो अल्फा है इसके लिए थीटा पे डिपेंड नहीं कर सकती? करेगी थर्ड में, अभी तो स्टार्ट हुआ ना, फर्स्ट केस है ना, करेगी, अभी करेगी 2 मिनट बाद।
यहां नहीं कर रही है, यहां नहीं कर रही, ठीक है। दिस इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तुम्हारे नोट्स में पेज नंबर 10 पे सब कुछ है। पेज नंबर 10 का फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस जो तूने पूछा थीटा पे डिपेंड करेगी वो केस नंबर 3 है। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बता देते हैं, थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बिकम्स 10 इंटू 6, 60/2, 30 रेडियन पर सेकेंड। यानी तुमसे ग्राफिकल पूछा जाए, अगर ग्राफ दिया है तो बेटर है, जल्दी बनता है। इक्वेशन दिया है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। हम इसको भी चाहे तो इक्वेशन में कन्वर्ट करके तीनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन से तो आसान है एरिया निकालना। मान लो कहीं पे इस टाइप से हो, एरिया सेमी सर्कुलर बन रहा हो, सिंपली पाई a स्क्वायर बाय 2 निकाल दो, ये दैट इज द चेंज इन दैट क्वांटिटी। ये मैं इंटीग्रेशन में बताए हुए हैं कैलकुलस में, ठीक है। तो ये एक चीज होता है, ठीक है। तो इसको समझो, अगर ओमेगा टी का ग्राफ दिया है तो स्लोप बस निकाल दो, अल्फा निकाल दो, या ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, डिफरेंशिएट कर दो, आ जाएगा। क्लास खत्म होगा, होमवर्क देंगे, समझ लो इसको। उसी तरह से अल्फा और टी का ग्राफ दिया है, एरिया अंडर ग्राफ निकाल दो तो चेंज इन ओमेगा दे देगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। या फिर अगर तुमको अल्फा एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, ग्राफ नहीं दिया है, तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके निकाल दो, ये भी कर सकते हो। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बदले क्या डाल दोगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। सेकेंड केस, दूसरा इक्वेशन हमारा निकलना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले क्या होता था सेकंड इक्वेशन में, पहले तुम्हारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इफ अल्फा इज, इफ ए इज कांस्टेंट, तुमको याद होगा। हम यहां क्या निकालेंगे, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इफ अल्फा इज कांस्टेंट। देखो निकाल रहे हैं अभी, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन आएगा। आवाज कहां से आ रहा है, ठीक है। देखो so what we are now going to do is that we are going to take ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। यानी अगर तुमको हम थीटा दे दें और तुमको दे दें थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी मीन्स 2t। तुमको हम दे दें थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ टी, तो ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी सेक स्क्वायर टी, ठीक। और तुमको एक बात और बता रहे हैं, जो 8 या 9 फॉर्मूले मैंने बताए थे टेबल में, जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की थी या उनका लेट हो गया था, वो कैलकुलस के यूट्यूब वाले प्लेलिस्ट में एक बार देख लेना, ठीक। उससे बाहर, उस 8-9 फॉर्मूले से बाहर कभी कोई फॉर्मूला नहीं आएगा फिजिक्स में। वो मैथ का फॉर्मूला है। मैथ इज डिफरेंट, फिजिक्स इज डिफरेंट। व्हाट वी टीच इन मैथ इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी टीच इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम उतना ही मैथ पढ़ते हैं जितना जरूरी है और जो अप्लाइड है, थ्योरेटिकल नहीं है। इसीलिए डोंट वरी अबाउट फॉर्मूलाज। फॉर्मूला जो 8-9 बताए गए वही होगा, तो तुम इसको कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ। अगर थीटा और टी ग्राफ को हम दे दें तो उसका स्लोप क्या बताएगा, उसका स्लोप बताएगा हमको ओमेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। ये हमेशा वैलिड है, चाहे ओमेगा कांस्टेंट हो या ओमेगा फंक्शन ऑफ टाइम हो। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमेशा वैलिड होता है। स्मॉल टाइम dt में हमेशा फॉर्मूला जो है वैलिड होता है, चाहे ओमेगा कांस्टेंट हो चाहे ओमेगा कांस्टेंट ना हो। इसका कोई स्पेशल केस नहीं होता है। स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल चेंज के लिए फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है। अब क्या करोगे,
इसको अब इंटीग्रेट करना है। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यहां दो केसेस बनेंगे। पहला, बल्कि अब तीन केसेस बनेंगे, ये मान लो। एक होगा ओमेगा इज कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, जैसे जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, खत्म, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर ओमेगा कांस्टेंट ये बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा। बताओ, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी, और ये θ1 से θ2, θ2 माइनस θ1 डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा बाहर निकल जाएगा और dt का हो जाएगा t। तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। दूसरा, अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है लेकिन अल्फा कांस्टेंट है, अगर अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, तुम्हारे पास इक्वेशन पहले से है, कौन सा, तब तुम क्या करोगे, लिख दोगे इसको, ओमेगा को क्या लिख दोगे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, याद है, इसके पहले तुम निकाल चुके हो फर्स्ट केस में। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो उस केस में एक्सेलरेशन जो है, जो ओमेगा होता है, दैट इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दो, θ1 से θ2, 0 से t। ये देखो हो जाएगा डेल्टा थीटा, θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी यू टी। क्यों, ओमेगा नॉट बाहर और डी टी का इंटीग्रल होगा t प्लस अल्फा टी डी टी। एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स का क्या होता है इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। दिस इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा, इफ ओमेगा इज एनी फंक्शन ऑफ टाइम, ओमेगा इज कॉस टी, अगर ओमेगा कॉस टी है, कोई फंक्शन ऑफ टाइम है, कोई भी, टी क्यूब, टी स्क्वायर, टी टू द पावर 8, ई टू द पावर टी, 1 बाई टी, एल एन टी, सेक टी, सेक एक्स 10x टी, कुछ भी है, कोई भी फंक्शन दे देगा तो यहां उसको डाल के इंटीग्रेट कर दो। इसका मतलब है हर केस में, इसका मतलब है एरिया अंडर ओमेगा टी ग्राफ। अगर ओमेगा और टाइम का ग्राफ दिया हो, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है और डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इसके बीच के ग्राफ का पे कहीं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट अगर थीटा बना रहा है तो tan थीटा होता है। और इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन का, इसके बीच का ग्राफ, ओमेगा टी ग्राफ का एरिया होता है। एरिया अंडर ग्राफ हमेशा तुमको क्या दे देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ओमेगा टी ग्राफ का एरिया क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। क्यों, ओमेगा इंटू टाइम, डायमेंशनली क्या होता है, थीटा होता है। तो ओमेगा अगर यहां डाल देंगे, ओमेगा अगर यहां डाल देंगे, कोई भी हम इसको कर सकते हैं, डेल्टा थीटा हो जाएगा, और ये कॉस टी है, कॉस टी डी टी साइन टी, हम कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर तुमको कभी अगर क्वेश्चन एरिया के फॉर्म में पूछता है तो निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये ओमेगा है और ये टी का ग्राफ है, यहां से यहां तक, ये यहां से डिक्रीज करते करते 0 हो गया, ओमेगा डिक्रीजेस, स्टार्टिंग में था 10 रेडियन पर सेकेंड और यूनिफॉर्मली डिक्रीज करते हुए कितना हो गया है, 5 सेकेंड में 0 हो गया। व्हाट इज द एंगल रोटेटेड, इसने कितना एंगल रोटेट किया है, सो बताओ। तो क्या करोगे, तो बस दो तरीका है, या तो तुम इंटीग्रल ऑफ व्हाट इज एंगल रोटेटेड, क्वेश्चन है एंगल रोटेटेड बिफोर कमिंग टू स्टॉप, कितना एंगल घूमने के बाद ये स्टॉप हुआ है, ओमेगा 10 से 0 गया है। तो तुम्हारे पास दो तरीका है, या तो तुम इसको इक्वेशन लिखो और तब इंटीग्रेट करो, नहीं तो सिंपली ये निकाल दो, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज व्हाट 25 रेडियन, half into base into height. Area under omega t graph would give you a quantity, the change in quantity whose dimensional formula is omega into time and that is theta. Omega into time that is theta. तुम डायरेक्ट एरिया से भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अच्छे से पढ़ना।
मैंने नोट्स इसलिए नहीं दिया है, मैंने नोट्स इसलिए नहीं दिया है। सर हाँ बोलो। सर वो इंटीग्रेशन सर वो नीचे का समझ दीजिए ना। क्या चीज? कुछ नहीं सर। थर्ड, तुम जानते हो अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डी टी। तुम जानते हो अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डी टी, प्रोवाइडेड इफ ओमेगा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ओमेगा टाइम के टर्म में दिया हो, टी स्क्वायर, टी क्यूब, ई टू द पावर टी, ओमेगा डिपेंड्स ऑन टी, तो अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाय डी टी। बट अगर ओमेगा इज गिवन एज फंक्शन ऑफ एंगल, तो क्या करोगे? तो अल्फा का डिफिनीशन तो नहीं बदलेगा, ये तो वही रहेगा। तो एक काम करो, इसको तुम अब टाइम के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये थीटा के टर्म में दिया है, तो थीटा के टर्म में जो चीज दिया है वो डिफरेंशिएट भी थीटा के टर्म में होगा। यहां क्या लगाते हैं? चेन रूल। क्या लिखते हैं? डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। देखो बात तो बराबर ही है। क्यों बराबर है? यहां मैंने एक बार डिवाइड किया और यहां एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये और ये तो मेंटली देखो तो कट रहा है ना। हमको लिखना था 5/10 या 5/3, मैंने इसको लिख दिया 5/6 इंटू 6/3। क्या फर्क है? दोनों सेम ही, दोनों सेम ही। एक बार डिवाइड किया, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। है तो वही चीज बट निकल जाता है तो वही चीज बट यहां तो काम नहीं दे रहा है, बट यहां काम देगा। ये डी थीटा बाय डी टी कहलाता है ओमेगा। ये क्या कहलाता है? ओमेगा। और ये डी ओमेगा बाय डी थीटा तो अब तुम समझ गए। तो ये तुमको ओमेगा लिख लो किस टर्म में? थीटा के टर्म में, जिसमें वो दिया है, और फिर डी ओमेगा बाय डी थीटा इसको मल्टीप्लाई कर दो। यानी यहां इसको निकालने का तरीका क्या है? डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू ओमेगा। इसका मतलब ग्राफिकली क्या है? जरा ये देखो, अगर ये ओमेगा वर्सेस थीटा का ग्राफ है और तुम किसी पॉइंट पर यहां पर, और तुम मान लो कि किसी पॉइंट पर जैसे यहां पर तुम निकालना चाहते हो व्हाट इज अल्फा, तो तुमको क्या करना है? समझो, तुमको यहां पर एक पॉइंट लेना है ऐसे करके थीटा 1 ओमेगा 1। इस पॉइंट पे यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये टेंजेंट मान लो एंगल बना रहा है कितना? 5। इसका मतलब ये किसके इक्वल है? उस पॉइंट पर जो तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसका मतलब क्या है ग्राफिकली? ओमेगा इंटू स्लोप। देखो इसका मतलब है, इस क्वांटिटी का मतलब है ओमेगा इंटू स्लोप ऑफ ओमेगा थीटा ग्राफ। समझ रहे हो? इस पॉइंट पे तुमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका स्लोप निकाल लो tan फाई। ये क्या बताएगा? डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू इसको यहां पे ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पॉइंट पे जो एक्सीलरेशन होगा अल्फा, वो क्या होगा? ओमेगा 1 उस पॉइंट पे ओमेगा की वैल्यू इंटू उस पॉइंट पे ओमेगा और थीटा का स्लोप, यानी tan फाई। इसका मतलब क्या हुआ? समझो, यहां तो तुम्हारा डायरेक्टली क्या निकलता था? स्लोप से निकलता था, स्लोप ऑफ ओमेगा टी ग्राफ। यहां तुम डायरेक्टली क्या करते थे? ओमेगा टी ग्राफ का स्लोप निकालते थे, एक ही स्टेप में निकल जाता था। बट यहां पर जो ये ओमेगा और टी का ग्राफ था, यहां ओमेगा और थीटा का ग्राफ है। ओमेगा और थीटा का ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं देगा, डी ओमेगा बाय डी थीटा कुछ भी नहीं देगा, डी ओमेगा बाय डी थीटा कुछ भी नहीं देगा। लेकिन डी ओमेगा बाय डी थीटा को किसी पॉइंट पे जो स्लोप है, टेंजेंट का जो स्लोप है, उसको जब उस पॉइंट पे ओमेगा के वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तब तुमको दे देगा अल्फा का वैल्यू। ये इसका मीनिंग होता है ग्राफिक। दूसरा, इसको अब क्या कर रहे हैं? इसको देखो, तुम्हारा अल्फा कितना है? ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। अल्फा कितना है?
ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आएगा ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा, जहां अल्फा क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। जब थीटा था 0 या थीटा 1 से थीटा 2 इसको लेके जाओ, और इसको कहां से कहां लेके जाओ, ओमेगा नॉट से ओमेगा। ये तो फिक्स है, कितना होगा ये होता है x dx का इंटीग्रल होता है, x dx होता है x स्क्वायर बाई 2, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अल्फा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। इसका मतलब समझ लो, ये है एरिया अंडर अल्फा थीटा ग्राफ, एरिया अंडर अल्फा थीटा ग्राफ क्या देगा, एरिया अंडर अल्फा थीटा ग्राफ देता है फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर बाय 2। एरिया अंडर अल्फा थीटा ग्राफ, चाहे अल्फा कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, चाहे कांस्टेंट ही क्यों ना हो, अल्फा थीटा ग्राफ के, अल्फा और थीटा ग्राफ का अगर तुम एरिया निकाल लेते हो, वो तुमको देगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर बाय 2। स्पेशल केस इफ अल्फा इज कांस्टेंट, अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अगर अल्फा कांस्टेंट होगा बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा थीटा। अगर अल्फा कांस्टेंट, समझो इफ अल्फा इज कांस्टेंट, अगर अल्फा फंक्शन ऑफ थीटा है तो यहां डालना पड़ेगा, अगर अल्फा दिया है थीटा स्क्वायर तो हो जाएगा थीटा स्क्वायर डी थीटा, कितना होगा, थीटा क्यूब बाई 3। अल्फा दिया है कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा, अल्फा दिया है सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा टेन थीटा, वो हम सब फॉर्मूला बताए हुए हैं। लेकिन अगर अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रल क्या हो गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डेल्टा थीटा, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ये तो वही रहेगा। ये हो जाए अगर अल्फा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा, यानी तुम्हारे पास आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 अल्फा डेल्टा थीटा। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब अल्फा कांस्टेंट होगा, बट ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड, चाहे अल्फा कांस्टेंट हो या ना हो, सब में वैलिड है। एग्जाम्पल, अगर तुमसे हम ये पूछते अल्फा है थीटा है, टू है 4 है, नो 2 है 4 है 7, ठीक है। अल्फा और थीटा का ग्राफ दिया, अल्फा और टी का ग्राफ नहीं है। अगर अल्फा और टी होता तो अल्फा इंटू टी क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इंटू रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, यानी वो एरिया क्या देता, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, बट ये अल्फा थीटा है, अल्फा इंटू थीटा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इंटू रेडियन स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। तो ये हम ये जानना चाहते हैं, इफ एट t इक्वल टू 0, if
यहाँ टू, इफ इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली ओमेगा इज इक्वल टू 0, फाइंड ओमेगा फाइनल, फाइंड ओमेगा फाइनल। देखते हैं और मैंने डेटा सेट किया होगा तो इसको बेटर वे क्या है, एरिया से बनाओ। इसका एरिया क्या बता, इसका एरिया होगा कितना पहले 100 बताओ। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 7 + 2, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ये है 7, एक साइड ये है 2, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2, कितना आ गया 9, है ना 9। इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 9। सो ओमेगा आ जाएगा √18, √18, ठीक है, वो कर सकते हो, उसके लिए बड़ी चीज नहीं है। ओमेगा आ जाएगा √18। तो ये जो चीज है वही चीज जो काइनेमेटिक्स में भी मैंने बताया था और इसमें भी है, ठीक है, जो काइनेमेटिक्स में भी बताया था इसमें भी है। तुमको जो क्वेश्चन करना है, चाहे ग्राफिकल करना हो चाहे ये करना हो, जैसे इंटीग्रेट करके करना हो, तुम्हारा होमवर्क है वर्कबुक में चैप्टर 6 सर्कुलर मोशन, चैप्टर 6 सर्कुलर मोशन 1 से लेकर 15 तक, एक्सरसाइज 1 में 1 से 15 तक, एक्सरसाइज 1 में 1 से 15 तक लिख लो। एक्सरसाइज 2 में 1 to 8, 9, 12, H.C. वर्मा वॉल्यूम 1 पेज 183, पेज 183, चैप्टर का नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स, चैप्टर का नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स। H.C. वर्मा पेज 183, वर्कड आउट एग्जाम्पल्स, वर्कड आउट एग्जाम्पल 1 and 2, एक्सरसाइज उसी का रोटेशनल मैकेनिक्स का एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक।